तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज हम बात करने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड की फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं क्या करूँगा, आपको बता दूंगा, मार्क करा दूंगा। आपको उसको क्या करना है, नोट करना है और टेक्स्ट वगैरह लेके बैठना है। और जो चीज़ मैं आपको नोट कराऊंगा उसको क्या करना है, सिंपल तरीके से आपको नोट करना है। और आप उसको पढ़ेंगे तो आपकी गारंटी 80+, 85+ या 90+ नंबर आपके इजीली आ सकते हैं। आपको जो क्वेश्चन मैं आपको नोट कराऊंगा, आपको उसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ नोट करना है, टेक्स्ट वगैरह लेके बैठना है। सिर्फ उसको मैं आपको मार्क करना है, मैंने मार्क करके रखा हूँ, IMP में लिखा हूँ, उसका आपको क्या करना है, सिर्फ नोट करना है। तो स्टूडेंट में 16 चैप्टर है, तो उसमें से 8 पार्ट 1 कवर करेंगे लेक्चर के अंदर, और सेकंड लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे 9 से लेकर 16 तक। तो जो क्वेश्चन आपको बताया उसको क्या करना है, आपको नोट करते आना अच्छी तरीके से, और वो पूरे क्वेश्चन आपको आपके पेपर में आपको दिख सकते हैं। मैक्सिमम चांसेस है कि वही क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा सोचने पर और बहुत ज़्यादा पेपर्स को देखने पर वो क्वेश्चन क्या किए मार्क किए गए। तो इस साल ये जितने क्वेश्चन मैं मार्क करूँगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है 90+ तक के नंबर आ सकते हैं। आपको सिर्फ उन क्वेश्चन क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ये अपनी गारंटी है। उसको क्या करेंगे, हम नोट करते रहेंगे। एक बार अगर आपने पढ़ा है तो एक बार देख लेंगे कि आपने इन क्वेश्चन को पढ़ा तो नहीं है, तो आप देख सकते हैं इसको। तो आपको स्टार्ट करेंगे, आपको क्या करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को मार्क करते आना है और कुछ नहीं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स। तो इसके अंदर बेसिक आपको आता होगा और उसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। सेकंड, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आपको एग्जांपल जो आप देखते रहेंगे, पेज नंबर वगैरह सब आप साथ में करेंगे। आपका जो एग्जांपल है वो इंपॉर्टेंट है। उसका ये सेंटीमीटर फोर्स क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर कई साल से देखा गया, सेंटीमीटर फोर्स क्वेश्चन आता है। हम लोग के 2020 के टाइम भी क्वेश्चन आया था, तो पॉसिबिलिटी इस साल नहीं आएगा, लेकिन उसका आप देख लेंगे। मैं बताऊँगा कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांस, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसका क्या ये आ सकता है, तो इस साल इसकी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन आ सकता है। वो व्हाट इज सेंटीमीटर फोर्स, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एंड देन एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको सिर्फ मार्क करा दूंगा, आप देख लेंगे। इसके ऊपर फॉर्मूले आपको याद रखना है, वो न्यूमेरिकल में क्या होंगे, काम आएंगे। इसको नहीं पढ़ना है आपको बिल्कुल भी, डायरेक्ट आपको पढ़ना। देखो, व्हीकल ऑन बैंक रोड जो है, यहाँ से पॉसिबिलिटी नहीं है क्वेश्चन आने की, लेकिन आप हल्का सा पढ़ सकते हैं। इसके फॉर्मूला वगैरह आप देख सकते हैं, वो आपको काम आ सकता है। वरना यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, IMP नहीं है मतलब यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन उसके फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको आ सकता है। देखो, ये फॉर्मूले आपको क्या रखना, याद रखना, क्योंकि सब काम आएंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। कोनिकल पेंडुलम इंपॉर्टेंट है, इस साल पॉसिबिलिटी है कि कोनिकल पेंडुलम के ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो उसका डेरिवेशन के साथ आप इसको अच्छे से करेंगे। उसके बाद इस पेज पे मैं आऊँ तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं है। उसके बाद आपको डायरेक्टली इसको आप सब कटा हुआ है, कैंसिल आपको नहीं पढ़ना है इसको बिल्कुल भी। मैं जो बता रहा हूँ आपको सिर्फ उतना नोट करना है। 190+ गारंटी आप लेके जा सकते हो कि वही क्वेश्चन आपको पेपर के देखेंगे, आप बाद में बोलेंगे कि हाँ वही सब क्वेश्चन है। देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन वाला क्वेश्चन आपको 2 नंबर के ला सकता है कि व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आप सिंपली इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखो, चीज़ों को पढ़ना है, कैसा डेफिनेशन पढ़ना है, उसका फॉर्मूला पढ़ना है। तो डेफिनेशन पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसका जो ये देखो, ये जो 2 थ्योरम है, इनमें से एक थ्योरम आपको आ सकता है, लेकिन इससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें आ चुका है, तो मुश्किल है कि इस साल ही आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है। इनमें से एक आता है, लेकिन इस साल बता दूं मैं, चांसेस कम है इसके आने के। फिर आपको पढ़ लेना है दोनों को, क्योंकि इससे पहले जो पहले थ्योरम 2020 के अंदर आ चुका है, तो इस साल पॉसिबिलिटी नहीं है कि सर अपना आएगा तो परपेंडिकुलर आएगा, पैरेलल नहीं आएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर दोनों इस बार नहीं आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं, हर साल आते हैं। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको ये जो है दिख रहा होगा कि एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्वेश्चन आने के इस बार ज़्यादा चांस दिख रहे हैं, तो आपको इसको पढ़ के जाना है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। इसका डेरिवेशन पूरा आता है कि एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ये आपको आ सकता है। यहाँ से इसका सब कैंसिल है, आपको इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना। इस चैप्टर से मैं आपको बताऊंगा जो न्यूमेरिकल्स भी क्या आ सकते हैं, कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आप क्या कर लेंगे, एक बार मार्क कर लेंगे। कि जो 13 वाला न्यूमेरिकल है, इसको मार्क करेंगे। और यहाँ पे दिख रहा है कि 16, 17 और 19, ये 4 न्यूमेरिकल्स मैंने सिर्फ टिक कराया हूँ, बस 4 न्यूमेरिकल्स। इतने सारे न्यूमेरिकल्स हैं, मैंने सिर्फ 4 न्यूमेरिकल आपको बताया हूँ। आपको इनको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, यही क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, समझिए। तो जितना बता रहा होता है आप सिर्फ नोट करते आएंगे। गारंटी है 90+ आने की, या 85+ क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। और थोड़ा सा पेपर वगैरह देख के जाएंगे। और देखो, अब इस तरह से आपको करना है। सेकंड चैप्टर करेंगे, सेकंड चैप्टर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता दूं। तो ये सब पूरा क्वेश्चन कैंसिल आपको मालूम है। आप डायरेक्ट आएंगे पेज नंबर 33 पे, तो वहाँ पे आप देख पा रहे सरफेस टेंशन होता क्या है। तो व्हाट इज सरफेस टेंशन, वो आपको आएगा, डिफाइन सरफेस टेंशन। तो यहाँ से ये आप यहाँ पे जो IMP है उसको लगाते जाएंगे। देखो, ये दोनों के IMP है। उसी तरह से व्हाट इज सरफेस टेंशन, इसका डेफिनेशन भी आता है, ये आप दिख रहे हैं यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सरफेस टेंशन, उसका फॉर्मूला उसका ये आएगा। सरफेस एनर्जी का डेरिवेशन 2 नंबर के लिए आता है। देखो, ये जो डेरिवेशन है, ये 2 नंबर के लिए आपको आएगा। इसके ऊपर बेस आपको न्यूमेरिकल भी आएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये एनर्जी का जो डेरिवेशन है वो आपको करके जाना है, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी।
उसके बाद यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट प्रोसेस आप चाहो तो पढ़ सकते हो, सिर्फ डिफाइन कर लो व्हाट इज़ द कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, सिर्फ डिफाइन आप याद रखो बस, और कुछ नहीं आएगा ऐसे। और यहाँ से सब चीज़ आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि जो बता रहा हूँ उतना पढ़ के आएंगे आपका नंबर आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप एंड बबल्स का ये जो न्यूमेरिकल आप देख पा रहे हैं, ये इसी को बोलते हैं लैप्लास लॉ। तो ये आपको लैप्लास लॉ जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन, ये डेरिवेशन आपका 3 नंबर का आ सकता है। अब देखो कैपिलरी एक्शन, ये इस बार मतलब होता क्या है, मतलब कैपिलरी एक्शन होता क्या है, उसका एप्लीकेशन ये इससे पहले आ चुका है, तो इस बार पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन एक बार आप देख लेंगे व्हाट इज द कैपिलरी एक्शन। होता कुछ नहीं, वाटर का जो राइज होता है अगर व्हेन वी डीप अ कैपिलरी ट्यूब, वाटर का राइज होना, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। तो उसके एप्लीकेशन आप पढ़ सकते हो ना, ये चांसेस बार भी नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे सुनेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये इससे पहले आ चुका है, तो कम चांस लेकिन एक बार देख के चलेंगे। उसके बाद एक डेरिवेशन और होता है, उसको आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है कि कैपिलरी ट्यूब के अंदर वाटर कितना ऊपर हाइट जाता है। व्हेन वी डीप अ कैपिलरी ट्यूब, मतलब पानी कितना ऊपर आता है, एच हाइट का ये फॉर्मूला है 2t cos बटे रो जी एच, इसके बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, ये फिक्स है। IMP है, इसका डेरिवेशन ऐसा नहीं आएगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर डेरिवेशन आप नहीं करो तो फॉर्मूला इसका जरूर करके जाएंगे, इसके बेस्ड फॉर्मूला आपको बेस्ड क्वेश्चन आपको दिखेगा पेपर के अंदर। उसके यहाँ से आपको बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ना है। ये जो है इस साल आपका सिलेबस के अंदर है, लेकिन आपको इसको भी नहीं पढ़ना है, मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विस्कोसिटी क्या होता है, व्हाट इज़ द विस्कोसिटी, देखो क्वेश्चन सिंपल आएगा, व्हाट इज़ द विस्कोसिटी, तो आपको लिखना है व्हाट इज़ द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी होता क्या है, और उसका ये जो है पूरा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालने से आपको आना चाहिए, eta dv by dz जो फॉर्मूला होता है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। टर्मिनल वेलोसिटी आपको नहीं आएगा, आप इसको छोड़ सकते हो, इसकी वजह से तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टोक्स थ्योरम आप पढ़ के जाएंगे। स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, उसका फॉर्मूला खत्म, तो स्टोक्स थ्योरम और वो फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला और ये दोनों फॉर्मूले क्या है इंपॉर्टेंट है, जो बता रहा हूँ उसको नोट करते आएंगे और कुछ नहीं। उसके बाद आगे सब चीज़ें कैंसिल है, आपको बिल्कुल भी यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ना, आप देख सकते हो यहाँ से आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि सब चीज़ें कैंसिल है। देखो मैं आपके बहुत सिंपल कर रहा हूँ चीज़ों को, तो अच्छे देखेंगे। यहाँ से कौन सा न्यूमेरिकल आ सकता है, तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने जो 10th वाला 12th वाला और यहाँ पे जो 20-21 है, 20-21 जो है, इन दोनों में से दोनों सेम टाइप के न्यूमेरिकल है, तो उनमें से कोई एक आ सकता है। और 22 और 20 ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको न्यूमेरिकल्स बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, आपको मालूम है, तो न्यूमेरिकल आपके को जो है सॉल्व हो पाएंगे पेपर के अंदर, तो बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। लेकिन मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आप करेंगे तो वही पेपर में आने के चांस ज़्यादा है। तो इनको क्या करेंगे, आप नोट कर दीजिए। देखो इतने सारे न्यूमेरिकल के अंदर मैं आपको बताऊँ 4 न्यूमेरिकल, बस 4 न्यूमेरिकल करेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, समझ गए। तो फॉर्मूला अच्छे से याद रखेंगे, फॉर्मूला अच्छे से याद रखेंगे, हर चैप्टर के लास्ट में फॉर्मूला बनाएंगे, उसको याद रखेंगे, उसके ऊपर जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, बस और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मतलब फ़िलहाल के लिए सर इस चैप्टर से क्या आ सकता है, तो इस चैप्टर से मैं आपको बता रहा हूँ वही पढ़ना है आपको, काफ़ी बड़ा चैप्टर है आपको। तब देखो ये जो डेरिवेशन है वो आपको नहीं करना है, ये नहीं आएगा, लेकिन इसका जो मेन फॉर्मूला लास्ट में निकलता है कि वो कितना प्रेशर लगाता है वॉल के, उसको क्या करना है आपको याद रखना है 1/3 N/V mv², या फिर इसका फॉर्मूला और होता है 1/3 रो c² RMS। तो फॉर्मूला क्या रखना है आपको याद रखना है। रूट मीन वेलोसिटी वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है, उसको आप देख लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, डायरेक्ट आपको जंप करना है कहाँ पर, यहाँ से आपको चालू, लेकिन इसको भी आपको नहीं पढ़ना क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं होता है। डायरेक्ट आपको आना है इस पर मोनो एटॉमिक गैस के लिए क्या वैल्यू होती है, आपको उसको क्या करना है याद रखना है। इसे डाई के लिए क्या रखना है याद रखना है। डाई और मोनो वाला आपको पढ़ के आना है, पॉली आपको नहीं पढ़ना। अब देखो ये जो चीज़ है ये एकदम सिंपल चीज़ है, ये पेज नंबर इस पर देख पा रहे हैं। कोफिशिएंट एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन सिर्फ डिफाइन के आपको पढ़ के आना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको 1 नंबर क्लास आता है। कोफिशिएंट एब्जॉर्प्शन क्या है, कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो आप इसको एक बार देख लेंगे और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फेरी ब्लैक बॉडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज़ अ फेरी ब्लैक बॉडी और उसका डायग्राम, ये आपको 3 नंबर के आ सकता है। व्हाट इज़ अ फेरी ब्लैक बॉडी एंड उसका डायग्राम अच्छे प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको पेपर के अंदर आ सकता है। जो बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा सोचने समझने के बाद, पेपर देखने के बाद आपको मैं बता पा रहा हूँ। तो ये यहाँ से ये जो है व्हाट इज़ अ इमिसिव पावर डिफाइन, ये आपको आ सकता है। व्हाट इज़ अ इमिसिव पावर और उसका डेफिनेशन जो है विद फॉर्मूला आपको आ सकता है। व्हाट इज़ अ इमिसिव पावर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आपको आ सकते हैं। उसका दो अब यहाँ से बहुत फालतू वाली चीज़ चालू होगी, जैसे एक ही नंबर क्लास आता है डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ इमेजन, तो इसको पढ़ लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे किरचॉफ लॉ का प्रूफ आपको 3 नंबर क्लास सकता है, समझ गए। तो किरचॉफ जो लॉ है वो आपको आप चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। किरचॉफ लॉ 3 नंबर का विद प्रूफ, तो उसका आप चाहो तो पढ़ सकते हो, इसको नोट कर लेंगे। उसका डायरेक्ट आप पहुँचेंगे पेज नंबर इस पर, तो उस पर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ सिंपल 2 नंबर का आता है, डिफाइन एंड राइट द फॉर्मूला, राइट द यूनिट। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो व्हाट इज द वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, सिंपल क्वेश्चन होता है।
उसके बाद स्टीफन बोल्ट्स लो, अगर आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो आपको ये आना चाहिए। स्टीफन बोल्ट्स कुछ नहीं होता है, सिंपल आपको दिख रहा है कि जो रेट ऑफ इमिशन होता है, रेट ऑफ एनर्जी जो निकलती है वो टेम्परेचर 4 की होती है, प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ब्लैक बॉडी के लिए। तो ये R इजिकल टू T/4 ये जो फॉर्मूला है, इसके ऊपर जो चीज़ें आगे सॉल्व होती है वो सब फॉर्मूले, देखो ये फॉर्मूला ये सब फॉर्मूले क्या आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से याद रखना है। तो इसके बेस्ड आपको इसको अच्छे से पढ़ के आना है। यहाँ से ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इनको देख के हुए। फिर सर इसमें से क्या न्यूमेरिकल्स पढ़ा जाए, तो न्यूमेरिकल मैंने कुछ लगा दिया, देखो 14, 15, 16 तीनों में से एक न्यूमेरिकल फिक्स है, 100% आप लगा सकते हो मार्क, समझ गए। इन तीनों में से एक न्यूमेरिकल आने वाला है। फिर 1900 दिख पा रहे हैं, 1900, 2500 और 21वां, 19, 25 और 21, ये 4 या 5 न्यूमेरिकल मैंने लगाए सिर्फ और सिर्फ टिक। आपको क्या करना है, इसको नोट करना है, इनको सॉल्व करना है पहले। अगर आपने इनको छोड़ा तो पहले इनको सॉल्व करेंगे, फिर और दूसरे करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा चांस है इस साल आपके पेपर में आने की। 20 वाला भी रहता है, लेकिन वो भी आप ये करोगे तो इसको भी कर सकते हो। तो फॉर्मूले याद रखेंगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल करके जाएंगे, दिमाग में बैठा के जाएंगे अच्छी तरीके से। तो फिर चलते हैं आगे की तरफ। ये चैप्टर देखो, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी केमिस्ट्री के अंदर भी आपको है, तो वहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा एक दिन बाद। तो आप इसको पूरा पढ़े तो और अच्छा है, वरना मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि यहाँ से क्या आ सकता है, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए भी। तो अगर यहाँ पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखो ये मैं डेफिनेशन व्हाट इज द थर्मल इक्विलिब्रियम डेफिनेशन में लगा दिया हूँ। ज़ीरोथ लॉ क्या होता है आप सबको मालूम है, एक इतना सा लॉ है, अब इसको पढ़ के आएंगे। इंटरनल एनर्जी, देखो मैं इसमें सिर्फ ये टिक किया हूँ, मतलब आपको उसको चाहो तो पढ़ो, चाहो तो ना पढ़ो। देखो जो इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम में आएगा, जो टिक है वो इंपॉर्टेंट है, समझ गए। मतलब एग्जाम में ये आएगा क्या सर, मुश्किल है, आपको आता नहीं था, लेकिन आपको याद रखना है कि केमिस्ट्री में काम आएगा ये चैप्टर। तो इंटरनल एनर्जी होता है कि आप हल्का देख लो कि कुछ नहीं होता है, एवरीबॉडी एसोसिएट विद डिफाइनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको इंटरनल एनर्जी। तो खत्म हो गया, आपको डेफिनेशन याद रखना था कि कुछ लफड़ा ना हो, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हीट क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। हीट टिक क्या मतलब, हीट को आपको समझना है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको उसको समझना है, क्योंकि आगे आपको क्या होगा, काम आएगा। उसके बाद यहाँ से आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्ट फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या ये आपको पूछेगा, व्हाट इज डिफाइन फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड विद एन एग्जांपल विद फॉर्मूला। तो आपको इसको डिफाइन करना है कि इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, इसमें कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है, उसे आपको लिखना है। और इसका जो फॉर्मूला है वो आपको देखो ये फॉर्मूला है इसका फर्स्ट लॉ का, तो इसको फॉर्मूला आप क्या करना है, आपको लिखना है। और वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो आपको क्या रखना है, याद रखना है, समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री का अगर आपको आता होगा तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको आ सकती है, तो यहाँ से इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सबको स्किप कर सकते हो, यहाँ से आपको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं। जो मैं बता रहा हूँ वो आपको बोर्ड के अंदर आएगा, मतलब कल के जो पेपर है या आपका जो फिजिक्स का पेपर है उसके अंदर आपको बोर्ड HSC के लिए, HSC महाराष्ट्र बोर्ड के लिए आपको आएगा। टाइप्स ऑफ प्रोसेस आपको पढ़ के जाना है, सिर्फ क्या पढ़ना है, वो प्रोसेस होता क्या है, डिफाइन आपको उसे पढ़ना है, डिफाइन। और एक आध नीचे के एक आध चीज़ देख सकते हो, तो आपको डिफाइन पढ़ के आना है। टाइप्स ऑफ प्रोसेस का जो है वो सब मैं लगा दिया हूँ, उसका आता है। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको आ सकता है। इसका जो डेरिवेशन है ये दिख रहा है, इसका जो डेरिवेशन वो आपको आ सकता है, समझ गए। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसका जो वर्क डन है वो आपको याद रखना है, ये वर्क डन होता है, आपको मालूम है। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर ये वर्क डन होता है, आपको याद रखना है, तो ये आपको आ सकता है। एंड आइसोबारिक के अंदर आपको वर्क डन मैंने काट दिया, उसको नहीं पढ़ना, सिर्फ पढ़ना है कि प्रोसेस होता क्या है, व्हाट इज द आइसोबारिक प्रोसेस, तो आपको याद रखना है। देखो मैं आपको बहुत अच्छा कर सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ। आइसोकोरिक प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या होता है आपको सिर्फ पढ़ के जाना है, होता क्या है। जैसे आपको मालूम है लिखा है आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट, खत्म। और एडियाबैटिक के अंदर ये वर्क डन आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला चाहो तो भी याद रख सकते हो कि व्हाट इज द वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस, वरना सिंपल आप याद रखो व्हाट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस इन विद द हीट, इन विद द व्हाट, हीट क्या रहता है इसमें, कंजर्व क्या रहता है, कंजर्व रहता है, समझ गए। तो दैट्स कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। उसका कुछ इंपॉर्टेंट है कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो फ्री एक्सपांशन आपको पूछ सकता है, व्हाट इज द फ्री एक्सपांशन, तो बोलेंगे इन विद द एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो। सब आपको देखो मेरे को मालूम है, वैसे आपको भी हल्का सा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इसका सब यहाँ से कैंसिल, आपको बिल्कुल यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो अब आते इसके न्यूमेरिकल पे, तो मैंने जो न्यूमेरिकल टिक किया उसका मार्क कर लेंगे, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इस साल पेपर में आने के। तो इनको क्या करेंगे, आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैंने आपको टिक कर दिया हूँ। देखो इतने सारे न्यूमेरिकल है, मैंने सिर्फ 2-3 टिक किया हूँ, बहुत ज़्यादा ही ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको इनको ही करना है। ऑसिलेशन समझ सकते हो कि ऑसिलेशन के अंदर आपको डिफाइन आ सकता है कि देखो ये जो लिखा हूँ मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ये ऑसिलेशन का जो डेफिनेशन है वो आपको एक नंबर के लिए पूछ सकता है। उसी तरह से ये फॉर्मूले सब का आपको, ऑसिलेशन चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, हर बच्चे का सबसे इजी और सबसे अच्छा चैप्टर पेप्टाइड चैप्टर होता है आपका ऑसिलेशन। तो F=-x वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, सब आपको क्या रखना है, बाहर रखना है, कंसेप्ट आपको इसका एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। डिफाइन करने आपको आ सकता है, डिफाइंड SHM। उसका ये देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, क्या ये सलाह सकता है, देखो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके बिना आगे के कुछ भी आपका सॉल्व नहीं होने वाला। तो आपको इसको याद रखना है
कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम आपको निकालना आना चाहिए, कुछ नहीं करना होता, आपको मालूम है, आप सब सॉल्व कर सकते हो। तो इसका जो ये इक्वेशन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, ये किस साल आएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके आगे कि कुछ भी होगा तो आप इसको इसके बगैर सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन ये साल आपको नहीं आएगा, क्या बात है सर, क्योंकि इससे पहले ये साल 2020 के अंदर पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो क्योंकि मैं पिछले साल के पूरे 10 साल के पेपर देख चुका हूँ, तो मुझे मालूम है कि क्या क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन नहीं आ सकते, समझ गए। तो इस साल इसकी पॉसिबिलिटी कम है कि क्वेश्चन आपको आएगा, लेकिन इसको आपको करना है, क्योंकि इसके बाद ही आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। जी अब इस साल ये पॉसिबल, इस साल इसके क्वेश्चन आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ये जान लो। मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन साल आएंगे, समझ गए। तो ये क्वेश्चन आपको आएंगे, ये मैं बोल सकता हूँ इस साल का, कि इस साल का ये क्वेश्चन आपको 3 से 4 नंबर में या 3 नंबर में आपको क्वेश्चन दिख सकता है। ये वाला क्वेश्चन इस बार ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपको इस बार ये क्वेश्चन आएगा, समझ गए। मैं आपको बता भी रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, समझ गए। ये देखो, ये जो दो में लगाया, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेशन एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखेंगे, क्योंकि इन फॉर्मूले बेस्ड आपको क्वेश्चन आएंगे। फॉर्मूला आपको जितना याद रहेगा, जितना आपका न्यूमेरिकल आपका ईजी बनेगा, समझ गए। फिर ये सब चीज़ें जो एम्पलीट्यूड क्या होता है पढ़ लेंगे, ये सब करने की जरूरत नहीं आपको, सिंपली पढ़ लेंगे। इसका पीरियड क्या होता है पढ़ लेंगे, तो सब हल्का सा आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो, जो सिंपल चीज़ें होती है। रेफरेंस सर्कल मेथड सब कैंसिल इस बार आपका, फेज वगैरह आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है ऐसे, ये सब हार्ड टॉपिक होता है जो कि कैंसिल है इस साल। उसके बाद है कि आपको देखो ये ग्राफ वगैरह सब कैंसिल है आपको, ये है लेकिन आपको इसको भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत कम चांस है आपको पेपर में आने के। एनर्जी ऑफ एसएचएम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा पढ़ के आएंगे। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हाट इज द टोटल एनर्जी। ये तीनों जो है वो तीनों का डेरिवेशन और तीनों का फॉर्मूला वगैरह सब पढ़ के जाएंगे, क्योंकि यहाँ और इसको फॉर्मूला याद रखेंगे, इसके फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। तो ये नहीं आएगा तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ये 100% फिक्स है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वही क्वेश्चन आएंगे, तो आप उसमें बोलोगे हाँ सर ने बताए थे नहीं आया। तो सिंपल पेंडुलम, देखो सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम, दो पेंडुलम में से एक पेंडुलम हर साल आता है। तो इस साल क्या साल पॉसिबिलिटी है, तो इस साल पॉसिबिलिटी है, देखो सिंपल पेंडुलम भी आ सकता है, कोनिकल भी आ सकता है, कोनिकल भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो इससे क्या आ सकता है, तो इस साल भी चांस है कि सिंपल पेंडुलम ज़्यादा आएगा, सिंपल पेंडुलम की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है, समझ गए। तो सिंपल पेंडुलम भी आ सकता है ना, कोनिकल भी आ सकता है, दोनों सेम है, थोड़ा सा अलग मेथड है लेकिन दोनों सेम है। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है, आप उसको देख सकते हो। उसका ध्यान से जो एंगुलर एसएचएम मैं इंपॉर्टेंट आगे रखा हूँ, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसका इतना आपको पढ़ के रखना है। व्हाट इज एंगुलर एसएचएम होता क्या है, कभी आपको आ गया व्हाट इज एंगुलर, देखो जो आपका अगर आपको लीनियर एसएचएम आता है तो एंगुलर भी आपके लिए सिंपल है, समझिए। मैं आपको हल्का सा समझा भी रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें और चीज़ें क्लियर हो जाए, और आपको यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ना है, समझ गए। फॉर्मूला याद रख सकते हो, याद रखो ना, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। सर क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करा जाए, अब मैंने एमसीक्यू टिक नहीं किया, मैंने जो पार्ट है अपना थ्योरी वाला पार्ट है उसको मैंने टिक किया ओनली फॉर न्यूमेरिकल वाला पार्ट। न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो बच्चे को डिफिकल्ट पड़ता है वो मैं टिक किया, क्योंकि और सब तो मैंने आपको सिंपल वहाँ पे बता दिया, तो वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, समझ गए। तो ये न्यूमेरिकल 8 वाला न्यूमेरिकल आप जो बोला उसको आप टिक कर लेंगे और कुछ नहीं, समझ गए। तो यहाँ से 9 वाला और 11-12 में से कोई भी कर लेंगे, आपका इधर में से कोई भी आ सकता है, 13th वाला और 19th वाला, समझ गए। ये इतने न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए लगाया हूँ, और कुछ नहीं करना है आपको। चाहो तो आप 16 वाला भी न्यूमेरिकल आप कर सकते हो, क्योंकि ये पूरी न्यूमेरिकल सिंपल है। तो इनमें से मैंने ये लगा कि ज़्यादा चांस है, और ये सबको नहीं करना, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट है। मतलब जिनको आता है वो करेंगे, जिनका सभी टाइम नहीं है तो बहरहाल वो इनको नहीं करेंगे तो चलेगा, और जिनको आता है वो भी पहले जो मैं टिक किया हूँ पहले उनको करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपके पेपर के अंदर आने की। देखो इस चैप्टर से आपको क्या आ सकता है, इस चैप्टर से आपको क्या आ सकता है देखेंगे, इंपॉर्टेंट है भी। देखो मैं हर चैप्टर का आपको बता रहा हूँ क्या आ सकता है, या फिर और जो आएगा वही मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का जो क्या आएगा सर इसके अंदर, ये आपको ये जो दिख रहा है ये इसका जो डेफिनेशन है वो आएगा कि क्या होता है। आपको मालूम है जब दो वेव मिलती है तो उसको आपको क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बोलते हैं, समझ गए। उसका यहाँ से आपको बिल्कुल भी सब नहीं आने वाला है, इसको आप टाइम पास नहीं करेंगे, इतना आपको सब नहीं आता है। सर इसका क्या आ सकता है, उसकी फॉर्मूला आप पढ़ सकते हो, फॉर्मूला वगैरह आप देख सकते हो, फॉर्मूला वगैरह ये फॉर्मूला और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। इतना ये भी वो नहीं होता। स्टेशनरी वेव क्या होता है ये आपको आना चाहिए, और स्टेशनरी में क्या होता है, और ये जो डेरिवेशन है ये काफ़ी ज़्यादा आईएमपी डेरिवेशन होता है। इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, ये जो डेरिवेशन है वो कई मरतबा पेपर में आता है, तो आपको उसको याद रखना। ये डेरिवेशन और इसका फॉर्मूला क्या निकलता है वो भी आपको याद होना चाहिए। कंडीशन फॉर नोड और एंटी नोड इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी कई मरतबा आ सकते हैं। सिंपल होता है, आपको मालूम है नोड की कंडीशन क्या है, एंटी नोड की कंडीशन क्या है, वो आपको याद रखना है, समझ गए। तो ये दोनों नोड और इन दोनों में से कोई आता है, ज़्यादा इस साल पॉसिबिलिटी नहीं है लेकिन आ सकता है, तो आप देख सकते हो, समझ गए। इसके बाद क्या पढ़ना है सर, इस आपको नहीं पढ़ना। आप चाहो तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ सकते हो एक बार, सिंपल सी प्रॉपर्टी आपको मालूम है। अगर आप अपने ये उसको अच्छे समझा है तो आपको प्रॉपर्टीज़ तो अपने से याद हो गई होगी, तो प्रॉपर्टीज़ आप एक बार देख सकते हो, कभी पेपर में भलते में आ गया तो आप लिख सकते हो,
समझ रहे हो? तो सब थ्योरी वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये आ सकता है कभी कभार। फोर्स और फ्री वाइब्रेशन में क्या पढ़ना है, सिर्फ डिफाइन करना है कि व्हाट इज अ फ्री वाइब्रेशन एंड व्हाट इज अ फोर्स वाइब्रेशन। फ्री मतलब क्या होता है, जो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, अगर बॉडी के अंदर वाइब्रेशन हो रहा है या रेजोनेंस हो रहा है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, दैट्स कॉल्ड फ्री वाइब्रेशन। फोर्स वाइब्रेशन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से अगर बॉडी के अंदर वाइब्रेशन आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स वाइब्रेशन बोलेंगे। समझ गए? सिंपल, देखो सिंपल चीज़ें होती है, आपको याद रखना है। हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स के अंदर क्या आ सकता है, हमने कोशिश हल्का सा आपको बताने की। तो वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, आपको मालूम है दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं पाइप के अंदर, एक अपना क्लोज पाइप एंड ओपन पाइप। क्लोज पाइप ओपन पाइप में से एक आपका इस साल भी आएगा, समझ गए? इससे पहले जो है वो शायद क्लोज 2020 के अंदर जो बना था पेपर, उसके अंदर शायद क्लोज पाइप आया था, और उससे पहले के पहले साल भी क्लोज, मतलब इन दोनों में से एक तो आते ही आता है। तो अभी इसको आप पढ़ सकते हो क्योंकि ये सिंपल भी होता है, ये सिंपल होता है, और उसके अंदर बताऊँगा इन दोनों में से कर ले और कर लो। इसके बाद जो है आपका ये जो वाइब्रेशन ऑफ यार ये जो है, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे नहीं लगाया हूँ, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है इस साल आपको, क्योंकि इससे पहले आपका पाइप वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो वो क्वेश्चन को रिपीट नहीं करेंगे जहाँ तक मेरे को ख्याल है। तो वो पाइप को छोड़ते वो स्ट्रिंग पे आएंगे, किस पे आएंगे, स्ट्रिंग में। मतलब वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग का ये जो क्वेश्चन है वो आपको आ सकता है, समझ गए? ये आपको मालूम है 2 टेस्ट होता है, 100 मीटर 1 है, 100 मीटर 2 जो टेस्ट होता है, तो उस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। समझ, वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग के अंदर कितना फ्रीक्वेंसी होता है, तो 1/12 होता है, आपको मालूम है, फेमस क्वेश्चन है और फेमस न्यूमेरिकल में भी काम आता है, तो आपको याद रखेंगे। तो ये डेरिवेशन आपको आ सकता है, अगर आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो। ये भी उन जैसा ही होता है, डायग्राम वगैरह सब ऐसे बनता है, सब चीज़ सेम होती है, नो आइडेंटिटी में सब सेम होता है, तो कर सकते हो। देखो ये फॉर्मूला इसी का, जो वहाँ पर जो आपने निकाले उसका ये क्या आपका एक फॉर्मूला है, 1/12 विद फ्रीक्वेंसी। तो लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन, लॉ ऑफ लिनियर डेंसिटी, ये आपको आता है। लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ मास, ये सब क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये सब स्ट्रिंग पे वैलिड होते हैं। उसके बाद क्या पढ़ना है सर, सब आपको नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, ये सब आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना, सब टाइम पास है। ये देखो ये बीट्स फ्रीक्वेंसी का एनालिटिक्स व्यूज़, ये क्वेश्चन ज़्यादा चांस है इस साल आपके पेपर में इस आने के, तो इसको आप पढ़ के जाएंगे। ये ज़्यादा चांस है आपको इस साल पेपर में, सबसे ज़्यादा चांस इसी का आने का, समझ गए? तो ये बीट्स फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपको मालूम है, F2 - F1 = N होता है। इसका जो पूरा डेरिवेशन पार्ट है वो आप करके जाएंगे, ये आपको पेपर के अंदर आ सकता है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बीट आप हल्का पढ़ लेंगे, कभी आ गया तो आपको लिखना आना चाहिए। उसका यहाँ सब कैंसर, आपको बिल्कुल ऐसे कुछ भी पढ़ना नहीं है। ये चैप्टर बच्चों थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, लेकिन चैप्टर थोड़ा सा सिंपल ही है। देखो ये जो मैं लगाया हूँ उसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। उसी तरह से जो 15, 17 और 20 और 23 है, इनको क्या करेंगे आप सिंपल तरीके से नोट कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। मैंने इतने बड़े में से सिर्फ 4-5 क्वेश्चन लगाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि और सब नहीं आएंगे। इसका मतलब कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले आपको इनको करना है, और ये ज़्यादा चांस है कि यही क्वेश्चन आएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से कि यही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि बोर्ड के अंदर क्वेश्चन बाहर से नहीं आते, आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो आपके हैं टेक्स्ट बुक के अंदर ही है। टेक्स्ट बुक के बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो इसका भी ये जो चैप्टर है वे ऑप्टिक्स, लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, और जिनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, जिनको टाइम नहीं है, तो इस चैप्टर को आप इसके भी कर सकते हो, इस चैप्टर को आप इसके भी कर सकते हो। वरना जिनको करना है या उनको मालूम करना है कि इस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसको बता दूं मैं कि यहाँ से आप हाइजीन्स का जो प्रिंसिपल है उसको आप पढ़ सकते हो। किसी उसका प्रिंसिपल, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ हाइजीन्स, तो यहाँ पे बहुत सारा प्रिंसिपल लिखा आप देख सकते हो, तो उनमें से 3-4 प्रिंसिपल आप लिख सकते हो, और कुछ नहीं है। वेव फ्रंट्स वगैरह बनते हैं, आपको मालूम है इसके अंदर टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स होते हैं, तो उसमें आप अगर आप करना है तो ये आप कर सकते हो। प्लेन मिरर का ये जो डेरिवेशन यहाँ पर बहुत बड़ा है, अगर आप टीचर्स वगैरह से पढ़ रहे होंगे आपने, तो वो टीचर बहुत सिंपल करके इसको बताता है, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं, बहुत छोटा सा होता है, ये स्मॉल सा होता है, समझ गए? उसके बाद इसका आपको नहीं पढ़ना, यहाँ बिल्कुल आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, सब कैंसिल है सब। देखो बहुत सिंपल हो गया आपका इस साल का जो है, बहुत सिंपल पेपर आएगा, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस अपने भाई पे भरोसा रखो, सब चीज़ आपको सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूंगा। इंटरफेरेंस आप सिंपली पढ़ सकते हो, व्हाट इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस होता है कि आप सिर्फ देख लेंगे कि आपको मालूम है जब 2 वेव मिलती है तो क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। क्या होता है जब 2 वेव मिलती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। फिर एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव, सबको मालूम है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर चैप्टर से आप ये नहीं पढ़ोगे तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। तो यंग का एक्सपेरिमेंट जो है वो पूरा पढ़ के जाएंगे विद डेरिवेशन, मतलब ये जो डेरिवेशन आपको मालूम है, ये पूरा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये पूरा आपको आएगा, आपको पढ़ के जाना है कि कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव बनता है, कहाँ क्या बनता है, बैंड कैसे बनता है, सब पूरा जो कंसेप्ट है ये आप पढ़ के जाएंगे, समझ गए? और यहाँ से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका चैप्टर हार्ड होता है, तो आप इसमें से जो इंपॉर्टेंट बता रहा आप उसको पढ़ लेंगे। ये फ्रैक्शनल बाइप्रिज्म का जो क्वेश्चन है ये भी कई मरतबा देखा मैं आता है, उसका यहाँ से बिल्कुल भी कुछ नहीं आता आपका। ये जो 2 डिफ्रैक्शन होते हैं वो डिफ्रैक्शन होता है, व्हाट इज द डिफ्रैक्शन एंड टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन के अंदर
फ्रोनोफोर एंड फ्रेशनल, ये 2 डिफ्रैक्शन में से एक डिफ्रैक्शन आपको पेपर में आएगा। उसका यहाँ से आपको कुछ नहीं पढ़ना, चलते हैं डायरेक्ट इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो इसका न्यूमेरिकल पार्ट ये सब कैंसिल, आपको नहीं पढ़ना बिल्कुल भी सब। ये क्वेश्चन अगर आप इसको ज़्यादा पढ़ सकते हो, मैंने हल्का सा अभी मार्क किया हूँ, वरना इसका भी छोड़ सकते हो। इस यहाँ से जो मैं सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूमेरिकल लगाया हूँ सर, इसका मतलब सिर्फ ये 2 न्यूमेरिकल आएंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि ये अगर चैप्टर से आपको थोड़ा सा आपका चैप्टर अगर वीक है तो आप जितना मैंने बोला उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद ये जो 2 दिख रहा है आपको क्वेश्चन में टिक किया हूँ 15-16, जो 2 15 या 16 जो न्यूमेरिकल हैं, ये आपको ज़्यादा चांस है पेपर के अंदर आने के। और बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें से नहीं आएंगे, तो आपको उन पर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, समझ गए। वरना मैं और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से टिक कर सकता हूँ, लेकिन उस आपके काम के नहीं है। आपको पहले इन 2 क्वेश्चन करना है, क्योंकि इसी के बेस्ड आपको क्या आएंगे क्वेश्चन आएंगे, समझ गए। वरना आप चाहो तो इसको 90 वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, समझ गए, इसको क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। वरना जो मैं बोला पहले बोला, पहले उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले जितना बोला उतना सॉल्व करोगे ना तो 90+ पक्का है। आपको मालूम है, आपका जो बनता है पेपर वो 98 मार्क्स का बनता है, समझ गए। तो 98 में से आपको लाना है सिर्फ 70 लाना है। इसका आप पूरा लेक्चर बना चुके हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि आपको किस तरह से पढ़ना है। तो आप तो टाइम बहुत कम है, लेकिन अभी जो बताऊँ उतना आप देख लेंगे आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि नहीं, कि आपने जो किया है क्या वो क्वेश्चन में से मैच करता है कि नहीं। क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको यही है, अगर आपने इनको छोड़ा है तो आप फिर आपका मतलब नहीं है, समझ गए। तो पहले आप अब इनको सॉल्व करेंगे, यही क्वेश्चन आपको ज़्यादा चांस है इस साल बोर्ड के अंदर आने के। तो इसके बाद के जो लेक्चर में हम बात करेंगे 8 से लेके जो आखिरी तक चैप्टर है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे। तो अभी तक इतना काफ़ी है। उसको क्या करना है, आपको सिंपल सॉल्व करना है, तो कोई वो होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे पढ़ाई करेंगे और इसके बाद के लेक्चर हम आपको बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेकर इसके आखिरी चैप्टर तक क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। दैट्स पार्ट 2 ऑफ द फिजिक्स। तो उससे पहले आप मुझे टिक किए, उसको क्या करेंगे, अच्छी तरह से आप टिक मार्क कर लेंगे और अपने दोस्तों क्या करेंगे, उसको शेयर करेंगे। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं, कि कई साल कि क्वेश्चन पेपर देखने के बाद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के बाद, प्रैक्टिस के बाद मैं आपको ये बता पा रहा हूँ। तो अच्छी तरह काफ़ी है, इसको नोट करते रहेंगे। मैं उसके नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ हम बात करने वाले हैं इसके इंपॉर्टेंट के आगे के चैप्टर्स के बारे में। जब तक के लिए ओके बाय।